देखते हैं कि बिलासपुर लोकसभा प्रत्याशी तोखन साहू इसमें अपनी गतिविधियों में लगे हुए हैं। अभी अभी भगवान से आशीर्वाद लिए हैं। आशीर्वाद लेने के बाद जैसा कि जनता जनार्दन कहा जाता है लोकतंत्र में बड़ा महत्व होता है जनता के। आप बैठिए तोखन जी। लोकतंत्र में जनता जनार्दन माना जाते हैं और जनार्दन से आशीर्वाद लेने के लिए सेवक जाता है, और यही एक लोकतंत्र की खूबी है। बताते चले कि तोखन साहू लोरवी विधानसभा के पूर्व सदस्य या विधायक रह चुके हैं। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें लोकसभा बिलासपुर का प्रत्याशी बनाया है। कई प्रकार की चर्चाएं हैं कि लोरवी का ही आदमी बिलासपुर लोकसभा का प्रत्याशी क्यों। इन तमाम सवालों का जवाब, साथ ही पिछले 20 दिन से तोखन साहू बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र का जो भ्रमण किए हैं उनके अनुभवों को लेंगे। साथ साथ यह जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी स्थिति लोकसभा में क्या है और देश में भाजपा की स्थिति क्या है। साहू जी, आपका सीजीवाल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। लोरवी से विधायकी आपको रास नहीं आई और सीधे लोकसभा में कूद गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ता सब काम करते हैं, मेहनत करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की पहचान करती है। मेरे जैसा एक बहुत साधारण व्यक्ति, एक बहुत साधारण कार्यकर्ता यदि लोकसभा के प्रत्याशी बन सकते हैं तो केवल ये भारतीय जनता पार्टी ही है। और हम ये जानना चाहेंगे कि ऐसा भी माना जाता है कि उप मुख्यमंत्री के लिए तोखन साहू ने सीट छोड़ा लोरवी और लोकसभा उनको गिफ्ट में मिली है। देखिए, हम सब कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि हमारा यह राष्ट्र मजबूत रहे। हम सब राष्ट्र के लिए काम करते हैं। हमारे मन में राष्ट्रभक्ति होती है। किसी के लिए सीट छोड़ना नहीं छोड़ना ये कोई बात नहीं है, लेकिन 13 में मुझे अवसर मिला, 18 में भी मुझे पार्टी ने टिकट दिया। उसके बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष को 2023 में लड़ाया गया। तो पार्टी की अपनी प्रक्रिया है, कब किस कार्यकर्ताओं को किस काम पे लगाना है पार्टी जानती है और काम में लगाती है। और हमारे डिप्टी सीएम अच्छे वोट से जीत करके आए, तो पार्टी की अपनी प्रक्रिया है। और तोखन जी, हम राजनीति के सवाल तो करेंगे ही। जनता जानना चाहती है कि तोखन साहू यहाँ तक की पहुँचने की यात्रा में छोटे से सेंटेंस में आप बताना चाहेंगे जन्म कहाँ हुआ, माता पिता कौन है, राजनीति में कैसे आना हुआ और आज लोकसभा के प्रत्याशी कैसे बन गए। फिर राजनीति के सवाल तो करेंगे ही करेंगे। देखिए, मेरा जन्म स्थान लोरवी विधानसभा के ग्राम डिंडौरी है, एक छोटा सा गांव है। मेरी माता श्रीमती शांति देवी साहू मेरी प्रथम गुरु भी है, वो नहीं रही। मेरे पिताजी हैं, और मेरे माता और पिता दोनों ही हैं मेरे पिताजी जी। और मैं उनसे आशीर्वाद लेकर के ही कोई काम करता हूँ। घर से निकलता हूँ तो पिताजी के आशीर्वाद लेकर के निकलता हूँ। माता जी तो नहीं रही। शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई और एकाएक राजनीति में कैसे आना हो गया? देखिए, मेरी प्राथमिक शिक्षा शासकीय प्राथमिक शाला कोयलारी में हुआ, जहाँ मेरे पिताजी ने पढ़ाई की। वहीं में प्राथमिक शिक्षा, और वही शिक्षक जो मेरे पिताजी को पढ़ाए थे स्वर्गीय श्री अतिबल सिंह ठाकुर जी ही मेरे पिताजी को भी पढ़ाए हैं। बाद में क्या भी पढ़ाए हैं। क्या बात है, क्या बात है। और उसके बाद फिर मिडिल क्लास की पढ़ाई मैं कंतेली में किया, पूर्व माध्यमिक शाला कंतेली में। फिर हाई स्कूल BR साव मुंगेली में भी काम मैं किया, SNG कॉलेज मुंगेली में। और एम काम मैं किया हूँ बिलासपुर में, CMD कॉलेज बिलासपुर में। CMD की प्रोडक्शन है। बिल्कुल। क्या बात है। तो बिलासपुर से बड़ा गहरा नाता है। बिल्कुल गहरा नाता है। तो राजनीति तो जम के किए होंगे बॉस। ये कही आप कि मैं बिलासपुर का ही बेटा हूँ। बिलासपुर मुंगेली जिला एक ही जिला है, थे, अभी अलग हुआ है। तो ये मान लीजिए कि अभी भी माना जाता है कि वो हमारा ही तहसील है। अभी भी माना जाता है। बिलासपुर और मुंगेली का संबंध ऐसा है कि बिलासपुर बड़ा भाई है, मुंगेली छोटा भाई है। और हमारा जन्म तो बिलासपुर जिला में ही हुआ है,
क्या बात है। हाँ हाँ हाँ। और शिक्षा दीक्षा खाटी छत्तीसगढ़िया है। खाटी छत्तीसगढ़िया, सब कुछ बिलासपुर में हुआ है। आपका मुकाबला भी खाटी से ही हो रहा है। और राजनीति में आने की जहाँ तक की बात है तो इस संयोग ही कहिए कि ग्राम पंचायत की चुनाव चल रहा था। मैं पढ़ाई करते करते कुछ काम से मैं अकाउंटेंट का काम करते करते रायपुर चला गया था। अच्छा। जब मैं वहाँ से आया था तो ग्राम पंचायतों की चुनाव का फार्म भरा जा रहा था, तो गांव वालों ने कहा कि भैया आप चलो, आप पढ़े लिखे हो, फार्म भर देना। डिंडौरी में, डिंडौरी पंचायत के तीसरी ग्राम पंचायत की। और फिर मैं जब फार्म भरने के लिए गया तो सबके लिए फार्म भरा, तो गांव वालों ने कहने लगे कि भैया एक वार्ड से आपको भी पंच बनना है। मैंने मना किया कि भैया मैं दूसरा काम कर रहा हूँ, मुझे इसमें मत फंसाओ। नौकरी पेशा वाला आदमी। हाँ, नौकरी पेशा आदमी, छुट्टी मिलता नहीं है। तो जिद करने लगे कि नहीं नहीं आपको बनना है, पंच बनना है। तो फिर वार्ड नंबर 8 से मुझे पंच बना दिए निर्विरोध। ये किस सन की बात होगी साहब? 1994-95 की बात है। ठीक है। त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत शुरुआत राज हुई थी। अधिनियम जब लागू हुआ तब मैं पंच बन गया था। क्या पहले यानी आगाज किया आपने? ये मेरा संयोग था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में मैं काम किया हूँ, युवा मोर्चा पे भी मैं काम किया हूँ, परंतु निर्वाचित में हुआ 1994-95 में पंच के लिए। फिर मैं काम करते रहा। लोग मुझे बोलने लगे कि आपको आने वाले समय में सरपंच बनना है। तो जब 98-99 में पंचायत का फिर चुनाव हुआ तो गांव वाले ने मुझे सरपंच बना दिए। बहुत कठिन चुनाव था। हाँ, हेड टू हेड चुनाव होता है वो तो ये ईश्वर की कृपा और जनता जनार्दन का आशीर्वाद ही समझिए कि मैं सरपंच बन गया। फिर अगले पंचवर्षीय में 2004-05 में फिर त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव आया, तो हमारे फुलवारी क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद मिला, मैं जनपद सदस्य बन गया। अच्छा। फिर 2009-10 का चुनाव आया तो महिला आरक्षित हो गया। मैं सबसे मिला, लोगों से कहा कि भैया 5 साल सेवा किया हूँ, गलती को क्षमा करिएगा, और अब तो महिला के लिए आरक्षित हो गया है, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो लोग बोलने लग गए कि नहीं, हम अपने बेटा को बनाए हैं तो बहू को भी बनाएंगे। अच्छा। तो लोगों की कहने पर फिर मैं अपनी पत्नी श्रीमती लीलावती साहू को चुनाव मैदान में उतारा, तो मेरे से भी ज़्यादा वोट से वो जीत कर गया। ये 2010 शक्ति है आपके प्रधानमंत्री कहते ही हैं। और फिर पार्टी की कृपा रही, पार्टी ने सामान्य सीट के लिए आरक्षित था, सामान्य सीट था जनपद पंचायत अध्यक्ष के लिए। तो जनपद पंचायत मुंगेली की लोरमी जनपद पंचायत हाँ। अध्यक्ष के चुनाव मेरी पत्नी श्रीमती लीलावती साहू लड़ी, और फिर सबका आशीर्वाद मिला, पार्टी का आशीर्वाद मिला, कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद मिला, फिर जनपद अध्यक्ष बन गए। फिर इसी बीच में एक और चुनाव आया, सोसाइटी का चुनाव। तो फिर लोग बोलने लगे कि मैं सोसाइटी का चुनाव लड़ना है, तो उसमें भी मैं जीत करके आ गया। तो 5 साल फिर सोसाइटी का काम करना, फिर जनपद अध्यक्ष। विधानसभा कैसे कूद गए? फिर बता रहा हूँ आपको। फिर 2013 में पार्टी ने बड़ी कृपा करके अपने छोटे से कार्यकर्ताओं को विधानसभा का टिकट दे दिया, और जनता जनार्दन नहीं, इतनी विनम्रता ठीक नहीं है। हाँ। यानी आप एक मास लीडर हो चुके थे, कृपा तो होगी ही होगी। नहीं, देखिए तोखलगांव में कुछ बात रही होगी तभी ने दिया है बिना टिकट। कृपा के, बिना सहयोग के, बिना आशीर्वाद के कुछ होने वाला नहीं। मेहनत तो सब करते हैं। हाँ। तो 13 में आप चुनाव लड़े विधानसभा। हाँ, 13 में चुनाव लड़ा, तो जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला, फिर मैं विधायक बन गया। ठीक 1 साल बाद माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी मुझे संसदीय सचिव बना दिए। मैं माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी जैसे बहुत बड़े कद्दावर नेता के साथ मुझे काम करने का सौभाग्य मिला। आज उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, उनके साथ नहीं, वो रायपुर से लड़ रहे हैं, मैं बिलासपुर से लड़ रहा हूँ। अच्छा। तो उनका उन्हीं के मार्गदर्शन में 5 साल मुझे बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला। माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी लोरबी क्षेत्र में मैंने जो कहा, विकास के लिए जो भी निवेदन किया लोगों की तरफ से, वो सारे एक रिकॉर्ड बना है लोरबी विधानसभा में। जैसे कहते हैं ना कि विकास की गंगा बही, तो माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी की कृपा से उनका सहयोग मिला और विकास की गंगा ही बही थी। तो हम लोग यहीं रोके और ये
13 का चुनाव संसदीय सचिव में तो आपको कवर किया है और लुरमी में भी कवर किया है। यहाँ दो बात उठती है कि तोखन साहू का, ठीक है, लुरमी मुंगेली जिला का एक बहुत बड़ा औरा है। पिछले 30 साल से ऐसी कौन सी बात है मुंगेली की धरती में कि सारे लोकसभा प्रत्याशी वहीं के होते हैं, अथवा जशपुर का एक कुंवर साहब एक छोड़कर? देखिए, ये नेगेटिव भी क्वेश्चन समझ सकते हैं आप, लेकिन ये जनता के मन में है, बिलासपुर की जनता चाहती लेकिन है। निगेटिव की कोई बात नहीं है। बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता हमेशा स्वीकार किए हैं, चाहे स्वर्गीय निरंजन प्रसाद केसरवानी जी रहे हों, चाहे मनहरलाल स्वर्गीय श्री मनहरलाल पांडे जी रहे हों, स्वर्गीय श्री खेलाराम जांगड़े जी रहे हों, और खेलाराम जांगड़े जी और डिंडौरी ये लगा हुआ है। मैं उनके गांव से ही जनपद सदस्य बनता रहा हूं। यानी राजनीति की नर्सरी है आपका? नर्सरी है। अच्छा। और फिर मोहल्ले जी चार बार चार बार हुए। बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता ही का आशीर्वाद मिला है। फिर कुंवर साहब आए, फिर हमारे श्री लखनलाल साहू जी, उनको भी आशीर्वाद मिला। फिर हमारे अभी डिप्टी सीएम हैं श्री अरुण साहू जी लड़े, उनको भी आशीर्वाद मिला। तो जनता तो स्वीकार कर, अपना भी नाम ले लीजिए ना कि अब आपको आशीर्वाद देने जा रही है कि नहीं जा रही है। पूरा विश्वास है कि बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र की मतदाता, हमारी माताएं बहनें और यहाँ के जनता जनार्दन, उनका पूरा आशीर्वाद है। मुझे, आपको यकीन नहीं होगा, मुझे कोई अभी नवरात्रि का पावन अवसर है, उसमें लोग दीप प्रज्वलित करा रहे हैं मेरे नाम से, उसमें लिखे हैं तोखन साहू सांसद, पहले ही लिख दिए हैं। फूल माला पहना करके थाली में आरती सजा करके आरतियां करती हैं, इतना स्नेह मिल रहा है। इसकी वजह क्या है? आखिर आपको वोट क्यों दे जनता यहाँ की? देखिए, पिछले 10 साल 20 लाख जनता है। देखिए, मैं बता रहा हूँ, पिछले 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो इस देश के लिए काम किए हैं, अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों के जीवन संवारने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी किए हैं। दूसरी बात, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, यानी भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही थी। आज एक भी आरोप विपक्ष नहीं लगा सकी, न लगा सकी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि माननीय मोदी जी की सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ चल रही है। आज इस 10 सालों में देश कहां से कहां पहुंच गया, कितने बड़े बड़े निर्णय हुए हैं, कितना बड़ा बड़ा। मैं बिल्कुल सवाल नहीं करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा, क्योंकि कोर्ट कचहरी से दूर रहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने आपकी पार्टी के बारे में और भी बहुत कुछ कहा है। एक मिनट सुन लीजिए मुझे। हाँ। धारा 370 ये लगा करके देश को बांटने का काम कांग्रेस पार्टी ने किए थे कि नहीं किए थे? कितने हमारे जवान शहीद हुए, कितनी बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, कितने कश्मीरी पंडित वहां से विस्थापित हुए, कितना दर्द दिया गया था। इसे हटाने का काम, और भी कुछ नाम ले सकते हैं, और क्या क्या किए है सरकार आपकी? इसे हटाने का काम मोदी जी ने किया। राम मंदिर, वर्षों की जो प्रतीक्षा थी, पीढ़ियों का सपना साकार हुआ है। राम मंदिर, कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी कि राम मंदिर का निर्माण हो, ये रोड़े अटका करके रखे थे। राम काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है। और आज माननीय मोदी जी की सरकार आई, सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला आया कि अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है। ये तो हमारे आस्था की प्रतीक है जी, हमारे श्रद्धा के केंद्र बिंदु है। यदि राम को राष्ट्र से अलग कर दोगे तो ये राष्ट्र शून्य हो जाएगा। तो ये कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी कि राम मंदिर का निर्माण हो, लेकिन आज इतना बड़ा काम हुआ इस देश में। ट्रिपल तलाक कानून आ गया हमारी मुस्लिम बहनों के लिए, सिटीजन अमेंडमेंट बिल, यानी मुस्लिम महिलाओं को भी आपने खुश कर दिया है। खुश नहीं, देखिए उनका अधिकार है, उनका अधिकार है। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होना, सब्जी ठीक से नहीं बनाया है, तलाक 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 बोल दे, तलाक हो गया, और उसके बाद की उनकी प्रक्रियाओं से जो गुजरते हैं उसके बारे में तो कहा नहीं जा सकता। दो सवाल एक साथ पूछने जा रहा हूँ। एक तो सवाल ये है कि अक्सर कर सीट बंटवारे के समय साहू समाज, यादव समाज देखे जाते हैं, कुर्मी समाज देखे जाते हैं। दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, आपको मुसलमान वोट क्यों दे? देखिए, पहला सवाल तो दे दीजिए। देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, ये 2-2.5 लाख है साहू समाज। आज का जो चुनाव है वो समाज का चुनाव नहीं है, आज का चुनाव है
जिन्होंने इतने जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित करके लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम किया। जैसे सबके घर में आज चावल पहुंच रही है, महतारी वंदन का पैसा पहुंच रहा है, महिलाओं के लिए घर में शौचालय बनवाया गया, हमारी माताओं बहनों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए गैस सिलेंडर दिया गया। इन तमाम योजनाओं के बाद नारी सशक्तिकरण के लिए काम किया गया। सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं किए हैं। सारी योजनाओं का लाभ सभी वर्ग के, सभी समाज के लोगों को मिल रहा है। लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इस चुनाव को आम जनता लड़ रही है। आम जनता आगे आकर के कहती है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री तो बनना ही चाहिए। हमने एक नारा दिया था, फिर एक बार मोदी सरकार। जनता बोल रही है कि हर बार मोदी सरकार। ये जनता की आवाज़ है, हर बार मोदी सरकार। हम कहते हैं कि अब की बार 400 बार, तो जनता की आवाज़ आती है कि अब की बार तो 500 बार। अच्छा, आम जनता की आवाज़ है, ये मेरी आवाज़ नहीं है। किसी भी व्यक्ति के मन में माननीय मोदी जी के लिए कोई नाराजगी नहीं है। नहीं, मुसलमानों का, मुस्लिम समाज का थोड़ा सा खटक है भारतीय जनता पार्टी से, उसको कैसे दूर करेंगे? बहुत बड़ा वोट बैंक है बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र में। मुस्लिम समाज के भी हमारे भाई माननीय मोदी जी की सरकार को पसंद करते हैं, क्योंकि इस देश को विकास के रास्ते पर समरसता के साथ कोई आगे ले जा सकते हैं तो माननीय मोदी जी ही ले जा सकते हैं। इसलिए सबके मन में विश्वास है, हर समाज, हर व्यक्ति, हर वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं और इस चुनाव को आम जनता ही लड़ रही है माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने। आपके अपोजिशन में बड़ा सशक्त प्रत्याशी खड़ा हुआ है। देखिए, वो अपने आप को कुछ भी समझे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के ही कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी की ही नेता कह रहे हैं कि वो बाहरी है। नाम भी ले लीजिए, कौन सा जेठ? मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर जी, कांग्रेस के बड़े बड़े, श्री चरणदास महंत जी ने कहा कि मैं इनके नाम से सहमत नहीं था। जिसके हाथ, अच्छा, क्या बोल रहे हैं? चरणदास महंत जी ने क्या बोला? जिसके हाथ कोयला घोटाले में रंगे हो, जिसकी अग्रिम जमानत रद्द कर दी गई हो, उसे बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। वो उनके टिकट मिलने के बाद उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ता अनशन में बैठ गए। तो क्या इतने बड़े लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा है, ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं मिला जिसको कांग्रेस पार्टी लड़ा सके? यादव समाज का सशक्त प्रत्याशी नहीं मिला, ऐसा कहना है। देखिए, यादव समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले भी जुड़े थे, आज भी जुड़े हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे। उसका कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी कभी किसी एक वर्ग के लिए नहीं बल्कि सबके लिए काम कर रही है। शौचालय बन रहा है तो सबके घर में बन रहा है, चावल जा रहा है तो सबके घर में जा रहा है, महतारी वंदन का पैसा जा रहा है तो सबके घर में जा रहा है। इसलिए हर समाज के, हमारे यादव समाज के सभी कार्यकर्ता पूरी निष्ठा से, पूरी तन्मयता के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ लगे हैं, काम कर रहे हैं। और ये चुनाव न जाति का है न वर्ग का है, ये चुनाव माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव है। इस देश का अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं आप देवेंद्र यादव को? इस देश का भविष्य यदि किसी के हाथ में सुरक्षित है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी, ये आम जनता की आवाज़ है। अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं देवेंद्र यादव को आप? देखिए, वो उनको खुद को पता है कि उनकी क्या स्थिति होने वाली है। पिछले कई चुनाव का रिकॉर्ड देख लीजिए। यादव समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले भी जुड़े थे, आज भी जुड़े हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे। कितने? हाँ, बताइए। ये जाति समाज को साधने की कोई बात नहीं है, देश को साधने की बात है। देश किसके हाथ में सुरक्षित है? देश की सीमा किसके हाथ में सुरक्षित है? देश किसके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है? कितने लाख वोट से जीत रहे हैं आप? अगर आपको विश्वास है कि मैं जीत रहा हूं, ये एंकर की भूमिका नहीं है इसमें, आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं देवेंद्र यादव को। चलिए, मैं आपकी बात मान लेता हूं, लेकिन कितने से? आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं आज़ादी के बाद से, वो सारे रिकॉर्ड बिलासपुर के टूटेंगे, ये आम जनता कह रही है। हम सभी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से जीत दर्ज करेगी, ये आपको मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। तोखन साहब बहुत सुलझे हुए
चूँकि पूर्व संसदीय सचिव रह चुके हैं, बड़े सुलझे हुए नेता हैं, उन्होंने ये स्वीकार करने से कोई परहेज नहीं किया है कि मैं एक छोटे से गांव का छोटा सा कार्यकर्ता हूं। यद्यपि व्यक्तित्व तो धीरे धीरे उन्होंने बहुत बड़ा कर लिया है, बावजूद इसके अपने चुनाव का और अपनी जीत का सारा श्रेय प्रधानमंत्री और पार्टी नेताओं को देते हैं। देखते हैं, समय बताएगा कि तोखन साहू कितने वोट से जीतते हैं, लेकिन उनका दावा जरूर है कि आज तक के बिलासपुर लोकसभा के इतिहास में जितना मत अभी तक जीत दर्ज करने वाले को मिला है, उससे कहीं बहुत ज़्यादा होगा। आज इतना ही, दीजिए आज्ञा, नमस्कार।